नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 को अपने पढ़ रहे थे, जिसके दो भाग हमने देखे हैं। एक तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कि उनके सदस्य की संख्या कितनी होती है, पावर्स क्या हैं उनकी, क्या किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो हमें यह चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी। सबसे बेसिक बात पढ़ी थी हमने कि संसद के क्या हैं, 3 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। सरकार के 3 भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में व्यवस्थापिका जो है उसके 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब अपने क्या है, संसद के कार्य तथा शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि संसद के कार्य क्या हैं तथा इसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इसके कार्य और शक्तियों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक है। संसद के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो नॉर्मल सी बात है कि संसद के पास कुछ शक्तियां ऐसी मौजूद होंगी जिनकी सहायता से शासन चलाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले संसद के कार्य और शक्तियों में जो पहली शक्ति है उसमें आता है विधायी शक्तियाँ, यानी वैधानिक रूप से, कानूनन रूप से संसद के पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं। इसको समझने के लिए अपने को एक चीज़ समझनी है जिसमें क्या है, 3 नाम आते हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? संविधान में जैसा कि अपने पढ़ते हैं कि अनुच्छेद हैं, संविधान कितने भाग हैं, और संविधान में क्या है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, उन अनुसूचियों के कुछ विषय हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो संघीय सूची, दूसरा रहता है समवर्ती सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो देखिए 3 प्रकार की सूचियां हैं जिनके अलग अलग विषय होते हैं। एक होती है संघीय सूची, जिसमें क्या है, बहुत से विषय विद्यमान होते हैं। देश से रिलेटेड जो होते हैं लगभग वो सारे विषय संघीय सूची में विद्यमान होते हैं। किसी राज्य की उसकी वृद्धि, उसके विकास, उसके डेवलपमेंट को नज़रिए में रखते हुए कुछ विषय राज्य सरकारों को दिए गए हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों में क्या है, कुछ समान विषय हैं जिनका अध्ययन अपने समवर्ती सूची में करते हैं। ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। संघीय सूची के विषय जो होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है संघीय सरकार का, संघीय सरकार का, यानी संसद का। जो केंद्र की सरकार होती है वह संघीय सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है। विषय संघीय सरकार के पास होते हैं और संसद इस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। नॉर्मल सी बात है, तीनों में यही चीज़ देखेंगे अपने कि कानून कौन सी सरकार कौन से विषय के लिए या कौन सी सूची के लिए कौन सी सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के जो विषय होंगे ना, उन पर संघीय सरकार कानून नहीं बनाएगी। उसके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं उनमें कानून बनाने का कार्य किसका होता है, राज्य विधानमंडल का। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकती है संसद भी और तथा राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल भी इस पर कानून बना सकती है। यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन किसी स्थितिवश अगर राज्य सरकार ने कानून पहले बना दिया है किसी विषय पर, ठीक है,
किसी विषय पर अगर राज्य विधानमंडल ने कानून पहले बना दिया है और उसी विषय पर अगर देश की आवश्यकता के लिए संसद कानून बनाती है तो उस राज्य विधानमंडल के कानून को न मानकर कौन से कानून को माना जाएगा? विधानमंडल के कानून को नहीं मानकर संसद के कानून को माना जाएगा। यानी समवर्ती सूची के जो विषय हैं, जो राज्य सरकार और दोनों सरकारों को इस बात की आज्ञा देते हैं कि वो दोनों उन विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी परिस्थितिवश अगर राज्य विधानमंडल ने उस पर कानून बना रखा है और बाद में देश की आवश्यकता के लिए संसद उस पर कानून बनाती है, तो जो बाद में या पहले कैसे भी हो, संसद ने जो कानून बनाया है समवर्ती सूची के विषय पर वही मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषय पर अगर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों ने कानून बना रखा है तो किसका कानून मान्य होगा? संसद का कानून मान्य होगा। क्योंकि जैसा कि अपने देखते हैं कि विधायी शक्तियां हैं संसद के पास, कार्य और शक्तियों में सबसे पहला ही भाग क्या है? विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों के अनुसार क्या रहता है कि जो संसद है, संसद भारत की जनता तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। यह क्या है? संसद का विधायी कार्य है। विधायी कार्य। संसद का विधायी कार्य क्या रहता है कि वह भारत की जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए क्या है, किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है जो संघीय सूची के विषय हैं या समवर्ती सूची के विषय हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, अगर समवर्ती सूची के विषय में राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है तो संसद भी उस पर कानून बना सकती है और मान्य कानून किसका होगा? संसद का मान्य होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची पर निर्मित समवर्ती सूची के विषय पर निर्मित किसी विषय पर निर्मित कानून पर अगर संसद भी कानून बनाती है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, यह क्या रहता है? पहली विधायी शक्तियां हैं या विधायी कार्य क्या रहता है? भारत की जनता या राष्ट्र के हित के लिए संसद कानून बनाती है और यह उसकी शक्ति रहती है कि उसके द्वारा निर्मित ही कानून मान्य होगा, समवर्ती सूची वाला। ठीक है, जब तक राज्य सरकार ने संसद ने नहीं बनाया है उस विषय पे कानून, तब तक राज्य सरकार वाला ही मान्य होगा। ठीक है, यह हो जाता है अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड जो कार्य या शक्ति है वह है संविधान के संशोधन की शक्ति। संविधान के संशोधन की शक्ति।
देखिए, भारतीय संसद के पास यह क्या है, एक बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर भूल वंश या किसी कारणवश जो पहले कानून बनाया गया था वह कानून अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार सही रूप नहीं धारण करता है या उसके अनुसार अनुकूल नहीं रहता है, तो उसमें परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह भारतीय संसद के पास रहता है, या भारतीय संसद की शक्तियों में ऐसा अधिकार उसको दिया गया है कि वह अगर किसी कानून में बदलाव करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन उसका भी क्या है, कुछ प्रोसीजर रहता है, जिसमें क्या है, संशोधन के संबंध में क्या है, संसद को शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन संविधान के अनुसार संविधान के संशोधन प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग जो है वो यह है कि संविधान का अगर संशोधन है तो वो भारत का जो संविधान है उसका संशोधन अगर किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ संसद में किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरी जगह पर नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रहेगी इम्पोर्टेंट, यानी कहने का मतलब क्या है कि संविधान का संशोधन की जो शक्ति है ना वो सिर्फ किसके पास है, संसद के पास है। अगर आप चाहो यानी संसद चाहे तो क्या है, कानून में बदलाव कर सकती है, लेकिन क्या एक राज्य की सरकार है यानी राज्य विधानमंडल है, वह अगर किसी कानून में बदलाव करना चाहती है, किसी संविधान में बदलाव करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं कर सकती। राज्य, कोई भी राज्य की विधानमंडल जो है या विधान परिषद वह कानून या संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। कानून या संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संविधान के संशोधन का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, जिसके लिए क्या है, दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। ठीक है, संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी दो तरीके रहते हैं, एक तो संविधान में संशोधन के क्या रहेंगे, दो तरीके रहेंगे, दोनों ही संसद के द्वारा संविधान संशोधन पर कार्यवाही की जाती है। पहली चीज़ तो यह रहेगी। दूसरा, या तो सामान्य बहुमत से कुछ कानूनों को सामान्य बहुमत द्वारा दोनों सदनों के ठीक है, यानी दोनों सदनों के सामान्य बहुमत के द्वारा संविधान के किसी भाग को बदला जा सकता है। दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सदन क्या है, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं संविधान में फेरबदल करने के लिए, और फिर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर क्या है, उस कानून को या संविधान को क्या है, बदला हुआ माना जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, यह तो सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है, यहाँ कुछ कानून नहीं आएगा। संविधान के कुछ भाग को तो सिर्फ सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है। दूसरा तरीका रहता है कम से कम 2/3 बहुमत दोनों सदनों में। कम से कम 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर बदलाव किया जा सकता है। यानी संविधान में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्या है बदलना आसान है, जिनके बारे में अनुच्छेदों के द्वारा बताया गया है
कि इन विषयों को आप क्या है सामान्य बहुमत के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन कुछ क्या है बहुत ही क्रिटिकल या क्रूशियल मामले होते हैं या कुछ संविधान का ऐसा भाग होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, उसमें अगर बदलाव करना होता है तो कम से कम क्या है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में। यानी लोकसभा में भी वह 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और उसके बाद क्या है राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको माना जाना जरूरी होता है। इस प्रकार से क्या है संसद जो है भारत की वह संविधान में संशोधन की शक्ति रखती है, यानी उसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह रहता है आपका दूसरा भाग कि संविधान के संशोधन की शक्ति है संसद के पास। ठीक है, अभी बात करते हैं शक्ति संख्या या कार्य संख्या 3 की। शक्ति संख्या या कार्य संख्या जो 3 है उसमें है वित्तीय शक्तियाँ। जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वह क्या है भारत की संसद के पास है, क्योंकि भारत क्या है एक प्रकार से प्रतिनिधि को चुनकर भेजता है संसद में अपने, यानी जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, पॉइंट संख्या 3 को अगर समझें तो क्या होता है कि भारतीय वित्त पर पूर्ण अधिकार संविधान के अनुसार संसद का माना जाता है। संसद का होता है। ठीक है, यानी सारा का सारा जो धन है भारत का वह क्या है संसद के अधीन रहेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि इसीलिए प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट राष्ट्रीय आय या व्यय का लेखा दिया जाता है और जब तक संसद के लोकसभा सदन से स्वीकार न कर लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है। यानी एक तो क्या होगा कि प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा संसद के लोकसभा सदन में। संसद के लोकसभा सदन में क्या है प्रतिवर्ष अपने देखते हैं कि भारतीय वित्त मंत्री जो है बजट पेश करता है, जिसके द्वारा क्या है बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा में उस बजट पर क्या है विचार विमर्श किया जाता है, चर्चा की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ वित्त मंत्री क्या करता है राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा कह लीजिए या हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो उसके द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं, एक तो राष्ट्रीय व्यय का आय व्यय कितनी है उसका लेखा जोखा रखेगा और संसद के सामने उस वर्ष का यानी प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाएगा, जिसके आधार पर क्या है सारे जो वित्तीय कार्य किए जाने हैं देश में। और जब तक क्या है संसद के लोकसभा सदन में वह पास नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक बजट लोकसभा से पास नहीं हो जाता तब तक देश का जो क्या है उस समय तक क्या है आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। तब तक
आय तथा व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। जा सकता है। ठीक है, यानी यह जो शक्ति है वह सिर्फ संसद के पास है कि वह पूर्ण आय पर अधिकार प्राप्त रखती है और उसका जो व्यय करना है या उससे कितनी आय होती है उसका लेखा जोखा उसके द्वारा रखा जाता है और उसी के द्वारा यह आदेश या इस बात पर चर्चा करके यह चीज़ जारी की जाती है कि कितने धन का कहाँ निवेश करना है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष अपने देखते हैं कि सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि शिक्षा के लिए इतना क्या है परसेंटेज अपने खर्च करना चाहते हैं देश की जीडीपी का। ठीक है, देश की जीडीपी का कुछ परसेंट एजुकेशन पे, कुछ परसेंट एग्रीकल्चर पे, कुछ परसेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों पर क्या है अलग अलग प्रकार से व्यय किया जाता है और उस व्यय का लेखा जोखा दिया जाता है पूर्ण रूप से निर्धारित करके कि बजट इतना है हमारा और उस आधार पर अपने इतना धन निवेश कर सकते हैं इन चीज़ों के अंतर्गत। तो यह जो शक्ति रहती है या यह कार्य जो है वह संसद के पास ही है। किसी भी राज्य की विधानमंडल जो है वो देश के लिए बजट पास नहीं कर सकती है। हाँ, राज्य विधानमंडल जो है वह राज्य के लिए बजट जरूर तैयार करती है। ठीक है, अभी चलते हैं शक्ति संख्या 4 पर प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या हैं। तीन शक्तियाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं। यह 3 शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। चौथी जो शक्ति है प्रशासनिक शक्तियाँ, उसके अंतर्गत यह है कि पहली बात तो क्या है भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है। व्यवस्था इसका मतलब ये है कि जो कार्य प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वह संसद के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इसीलिए संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका, देखो संघीय कार्यपालिका या जिसको अपने मंत्रिमंडल भी कहते हैं, जो क्या होता है लोकसभा का ही एक भाग होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका, देखो हमने शुरुआत में 3 चीज़ें पढ़ी थी कि सरकार की जो भाग होते हैं वह होता है एक तो व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हमने लगातार आज तक पढ़ते आए हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वह पूर्णतः क्या है फ्री है, स्वतंत्र है ना। तो बात रह जाती है 2 की, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या आती है संसद आती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद, चलो इनको लिख देते हैं यहाँ पर। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती है संसद। ठीक है, संसद के क्या हैं 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग राष्ट्रपति, ठीक है, द्वितीय भाग होता है लोकसभा, तृतीय भाग होता है राज्यसभा। यह चीज़ें हमने पढ़ी है। अब जो लोकसभा है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
ठीक है। यह किनके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं जिनको संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को क्या है? राज्य विधानमंडल के द्वारा ही इनको संक्रमणीय पद्धति से चुना जाता है। इन दोनों में जो बच गया जनता के द्वारा चुनने जाने वाला भाग कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ है लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा जो के अंतर्गत जो चुने जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि लोकसभा का जो मुखिया होता है, प्रमुख नेता होता है, वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब देखो, लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनको कहा जाता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा। उनमें से ही क्या है, जो सांसद चुने जाते हैं उन्हीं में से क्या है, जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री लोकसभा का, वह अपनी मंत्री परिषद बनाता है। अलग अलग हिसाब से उनके सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाता है? एक प्रकार का मंत्रिमंडल कहलाता है। यानी लोकसभा क्या है? एक प्रकार का मंत्रिमंडल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यह है, राज्यसभा वाले भी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों पाए जा सकते हैं, लेकिन सदस्य कौन से कहलाते हैं? वो लोकसभा के कहलाते हैं, ठीक है। संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया? संघीय कार्यपालिका का मतलब हो गया जो देश के द्वारा चुने गए लोग हैं वह संघीय कार्यपालिका के भाग होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि संघीय कार्यपालिका एक प्रकार से क्या है? लोकसभा ही है, ठीक है। या फिर अपने यह भी कह सकते हैं कि संघीय कार्यपालिका वही है जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, ठीक है, क्योंकि व्यवस्थापिका का ही एक भाग है लोकसभा। ये देखो, व्यवस्थापिका को क्या है? संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 भाग होते हैं। वहीं संघीय कार्यपालिका, ठीक है, यानी सेंटर की जो गवर्नमेंट है वह क्या है? लोकसभा है। तो व्यवस्थापिका का ही एक भाग होता है कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका या जो मंत्रिमंडल है वह मंत्रिमंडल संसद, इसके आगे लिख देते हैं व्यवहार में लोकसभा। संघीय कार्यपालिका या लोकसभा एक ही बात है, ठीक है। तो संघीय कार्यपालिका या मंत्रिमंडल या लोकसभा, ठीक है, वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? वह उत्तरदायी रहते हैं संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी रहता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। यानी इन तीनों को जोड़ दिया जाए ना, तब तो क्या बनती है? संसद बनती है। और सिर्फ यह एक भाग निकाल के अलग रखा जाए तो वह क्या कहलाती है? कार्यपालिका, ठीक है। यह कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका, या कहने को क्या कह सकते हैं? संसद, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसा कि मैंने लिखा था कि सारी प्रशासनिक शक्तियाँ संसद के पास किस कारण से है? क्योंकि वह संस्थात्मक व्यवस्था है भारत में, और संस्थात्मक व्यवस्था होने के कारण संसद के द्वारा जो मंत्रिमंडल चुना जाता है या मंत्री चुने जाते हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है। यानी संसद जो है वो एक प्रकार से है तो वही लोग, लेकिन एक प्रकार से कार्यविधि को क्या है? नियंत्रित किया जा सकता है संसद के द्वारा जो मंत्रिमंडल के हैं। क्योंकि लोकसभा के जैसे मैंने बताया था कि परमानेंट नहीं रहता ये, इसको क्या है? कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि जब तक इसको विश्वास प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, तब तक क्या है? यह सदस्य बन के रहेंगे, यानी कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन जिस दिन इनको अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आ जाता है, यानी प्रधानमंत्री अपनी विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर पाए या अविश्वास प्रस्ताव में अपने से कम नेता उनके पास हो, तो क्या है? लोकसभा भंग कर दी जा सकती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका जो है वो है कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है, यानी क्योंकि सारी प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास होती है? संसद के पास, और यह संसद के ही भाग हैं, ठीक है। तो व्यवस्थापिका इनमें मुख्य है, जो कार्य करवाती है कार्यपालिका से। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के बारे में।
ली है, ठीक है। और न्यायपालिका के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि यह क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है भारत में, ठीक है। तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होकर कार्यपालिका कार्य करती है, जिसके कारण शासनात्मक व्यवस्था चलती है।